हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 18 जेई 40 डेज क्रैश कोर्स सीरीज का और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ये है डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनालिसिस से। तो हम इसमें देखेंगे कि 2017 से लेके 2014 तक अभी तक जेई में कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो वैल्यू क्या है 10। दैट मीन्स एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर साल जेई में इस टॉपिक से इंक्लूडेड होता है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज है 4.16%। ठीक है, तो ये चैप्टर एक अच्छा वेटेज कंटेन करता है। अब अगर हम ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2024 में जो टॉपिक एरिया था वो था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेप्ट कवर था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे एक, लेवल था एवरेज। तो इसमें की फोकस एरिया क्या है, डिटरमाइनिंग रिएक्शन ऑर्डर। 2023 में टॉपिक एरिया था एक्टिवेशन एनर्जी, इनिशियल रेट, हाफ लाइफ। कॉन्सेप्ट्स कवर थे अरहेनियस इक्वेशन, रेट लॉ एंड हाफ लाइफ। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे थे एक, लेवल था एवरेज। तो इसका की फोकस एरिया क्या है, रिलेटिंग रेट, टेम्परेचर एंड हाफ लाइफ। वही अगर मैं 2022 में देखूं तो टॉपिक एरिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड। कॉन्सेप्ट कवर था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे दो, लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड ग्राफिकल एनालिसिस। 2021 में टॉपिक एरिया था थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट इक्वेशन। कॉन्सेप्ट कवर थे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था एक, लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या था, कोलिजन थ्योरी एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फिर अगर हम 2020 में देखें तो टॉपिक एरिया था इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। कॉन्सेप्ट कवर्ड था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे एक, लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है, अप्लाइंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड एनालाइजिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। 2019 में टॉपिक एरिया था हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेप्ट कवर था हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे दो, लेवल था डिफिकल्ट। ठीक है, तो की फोकस एरिया क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ एंड रिएक्शन ऑर्डर। अब हम अगर बात करें 2018 की तो टॉपिक एरिया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। कॉन्सेप्ट कवर क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और नंबर ऑफ क्वेश्चन थे एक, लेवल था एवरेज। तो की फोकस एरिया क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉज एंड डिटरमाइनिंग रिएक्शन ऑर्डर। तो चलिए देखते हैं आज का इंडेक्स कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि ये होता क्या है। फिर हम बात करेंगे रेट लॉ और रेट कांस्टेंट के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। फिर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें मेनली आज हमारा फोकस होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन के रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें रेट, स्पीड या वेलोसिटी की किसी भी रिएक्शन के, तो इसका मतलब होता है कि कितने फास्ट रिएक्टेंट्स थे वो यूज्ड अप हो गए और कितने फास्ट प्रोडक्ट्स बने पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी रिएक्शन की कंसंट्रेशंस कितनी फास्ट डिक्रीज हो रही है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है, यही कहलाता है हमारे रिएक्शन का रेट। ठीक है, तो ये रेट है, इसको आप रेट या और स्पीड और वेलोसिटी बोल सकते हो ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, यह है रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम। ठीक है, अब आप कोई भी जनरल रिएक्शन ले लो, सपोज ए टू बी। तो यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे है रिएक्टेंट जो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और बी क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमें
इस गिवन रिएक्शन A to B की रेट लिखनी है तो आप दो तरीके से इस रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हो। सबसे पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम आर लिखते हैं और सब्सक्रिप्ट में AVG लिखते हैं। दैट मीन्स ये हम बता रहे हैं किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट। तो इसको आप कैसे लिखते हो, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा B बाई डेल्टा T। अब यहाँ पे डेल्टा A क्या है, डेल्टा A है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A और डेल्टा B क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B और T क्या है, यहाँ पे टाइम इंटरवल है। अब एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो हमने रिएक्शन के आगे माइनस का साइन लगाया है, सॉरी रिएक्टेंट के आगे, ये हमारा A रिएक्टेंट है ना और B प्रोडक्ट है, तो हमने रिएक्टेंट के आगे माइनस का साइन लगाया है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और प्रोडक्ट के आगे प्लस साइन लगा है, क्यों, क्योंकि टाइम के साथ जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ती है, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट आप इस तरीके से बता सकते हो। अब अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, पहले हम इसकी यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यूनिट देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, तो यूनिट्स क्या होती हैं, वो होती हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर अगर मिनट में लिखेंगे तो मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, ये यूनिट्स हैं। तो दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको आप कैसे डिटरमाइन करते हो, आप R लिखते हो और सब्सक्रिप्ट में INST लिखते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट होती है, मतलब बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है RINST इज इक्वल टू माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू DB बाई DT। तो अगर सिंपल टर्म्स में समझो तो यह वो रेट है जो रिएक्शन उस एग्जैक्ट सेकंड में फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो ये डेरिवेटिव से हम निकाला जाता है, ठीक है, जिसमें हम यूज करते हैं स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो अब हम कोई भी एक जनरल बैलेंस रिएक्शन अगर लिखें, तो ये कोई भी रिएक्शन देखो, यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें तो A प्लस बी गिव्स X प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे A और B रिएक्टेंट्स है और X और Y हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और A, B, X और स्मॉल y ये दिखाता है कि हर सब्सटेंस कितना यूज होता है या कितना बना है। तो अगर मुझे ये कोई भी रिएक्शन दी गई है, मुझे इसके लिए रेट लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगी, तो रेट विल बी इक्वल टू, क्योंकि मैंने बताया था कि रिएक्टेंट्स के आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो A और B के आगे माइनस का साइन होगा और X और Y हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके आगे प्लस का साइन होगा। तो रेट कैसे लिखे जाएगा, 1 बाई स्मॉल a DA बाई DT इज इक्वल टू 1 माइनस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई B DB बाई DT इज इक्वल टू 1 DX बाई स्मॉल x dt एंड प्लस 1 बाई स्मॉल y dy बाई dt, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से जो है ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड हम कर रहे हैं ये इंश्योर करने के लिए कि सभी सब्सटेंसेस की रेट को इक्वल स्केल पर हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी जनरल रिएक्शन का रेट हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कितनी तेजी से जो रिएक्टेंट्स है वो गायब हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट्स है वो अपीयर होते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले है हमारा, अगर हम देखें तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पार्टिकल्स की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पार्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो जो रिएक्शन है वो और तेजी से होगी, ठीक है। तो अगर हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करें तो हर रिएक्टेंट की अपनी नेचर होती है, ठीक है। कि आयनिक कंपाउंड्स है वो तेज रिएक्ट करते हैं, बल्कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो धीरे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि गैसेस, सॉलिड्स और अगर हम लिक्विड की बात करें, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे रिएक्टेंट्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, ये अफेक्ट करते हैं रिएक्शन की रेट को,
ठीक है। तो अगर हम बात करें, कोई मैं एग्जांपल दूं, तो सपोज जो सोडियम है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ वेरी फास्ट, ठीक है, बल्कि जो आयरन है वो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है। अगला फैक्टर क्या है हमारा? अगला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स की जो गति या फिर जब स्पीड बोल सकते हो वो बढ़ती है, ठीक है। तो वो जल्दी और बहुत ज्यादा जोर से कोलाइड करते हैं, तो जो रिएक्शन रेट है वो भी बढ़ जाती है। अगला अगर मैं बात करूं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, बट वो खुद कंज्यूम नहीं होता है। ये कैसे करता है? ये क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे जो रिएक्शन है वो और जल्दी हो जाती है। और हमारे पास लास्ट क्या है? लास्ट है हमारे पास एक्सपोजर टू रेडिएशंस, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस सनलाइट या यूवी लाइट में बहुत तेजी से होती हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, या फिर आप बोल सकते हो कि मीथेन का क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में। अब हम बात करते हैं रेट लॉ के बारे में। तो अब ये रेट लॉ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो रेट लॉ एक तरीके का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो बताता है कि रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में रेट लॉ जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो प्रेजेंट है एट अ गिवन टाइम में, ठीक है। अब हम रेट लॉ लिखते कैसे लिखते हैं? ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कुछ पावर, जैसे सपोज इसकी पावर ए है या बी है, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कुछ पावर्स में ये लिखकर जो है बताया जाता है, ठीक है, जो हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, इक्वेशन से नहीं निकालते हैं। तो अगर मैं कोई भी जनरल रिएक्शन ले लूं, सपोज ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो इसकी रेट कैसे लिखी जाएगी? तो अगर मैं बात करूं इसकी रेट की, तो यहाँ पर रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू इट्स पावर ए रेज टू इट्स पावर अल्फा, ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू इट्स पावर बीटा। तो ये ऐसे हम लिखते हैं रेट यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है कोई भी रेट लिखने का तरीका, जहाँ पे जो स्मॉल के है ये रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या है, जैसे कि बताया, ये रेट कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी रिएक्शन के रेट को लिखने का। तो ये जो अबव हमारे पास एक्सप्रेशन आया, इसको ही हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है? ए और बी हमारे जो देखे अगर हम, तो ये ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और ये जिस रेज टू विच स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अल्फा या बीटा जो है यहाँ पे, ये रिएक्शन ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे थे रेट लॉ। अब रेट लॉ को हम कैसे दिखा सकते हैं? इसको हम ऑब्टेन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो अगर हम बात करें के की, जो है हमारा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? ये वो रेट है जब सभी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी 1 होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट ऑफ के की बात करूं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू इट्स पावर एन, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे इसकी यूनिट्स निकालनी है, तो रेट को हम कैसे लिख सकते हैं? रेट्स को हम लिख सकते हैं मोल बाय में लीटर इनटू टाइम, ठीक है। कंसेंट्रेशन को कैसे लिख सकते हैं? मोल डिवाइडेड बाय लीटर, ठीक है, रेज टू इट्स पावर एन। तो क्या यहाँ से हम के की इक्वेशन निकाल सकते हैं? के की जो वैल्यू आएगी, तो के की क्या यूनिट आएगी? इज इक्वल टू मोल रेज टू द पावर 1 माइनस एन एल एन माइनस 1 एस इनवर्स, ठीक है। तो ये है यूनिट ऑफ के, ठीक है। और एन यहाँ पे क्या है? एन रिएक्शन का ऑर्डर है। अब ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको यूनिट्स निकालनी है के की फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के लिए, तो आप वो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। बस एन की जगह क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट करना है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो आप 0 पुट करोगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 पुट करोगे, सेकेंड ऑर्डर है तो सेकेंड पुट करोगे। कोई से भी किसी भी
आप रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो, सॉरी किसी भी रिएक्शन के लिए आप यूनिट ऑफ के निकाल सकते हो अगर आप यहाँ पे एन की जो है वो वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो एक रिएक्शन में रेट लॉ में कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट को ऐड करने से हमें रिएक्शन का ओवरऑल रेट मिलता है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट्स बताते हैं कि हर रिएक्टेंट रिएक्शन की स्पीड को कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर आप इन सबका ऐड कर दोगे, इन सबकी पावर्स का सम कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। सपोज कोई भी हमने रिएक्शन ले ली दैट a प्लस बी गिव्स x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ कैसे लिखोगे, जैसे कि अभी मैंने बताया dx बाई dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू इट्स पावर एंड कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू इट्स पावर, ठीक है। जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखूं तो वो क्या होगा, a प्लस बी, या फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा। तो वही तो उसमें बोला गया था ना कि हम पावर्स को ऐड करते हैं, द सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, जो किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो हमें रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो है वो मिल जाएगा। तो अब एक चीज क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लॉ ऑफ मास एक्शन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर है जो रेट लॉ एक्सप्रेशन से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इट कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी की, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक ही मूवमेंट पर कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन शुरू करने के लिए कितने पार्टिकल्स जो है वो जरूरी हैं, ठीक है। तो ये हमेशा 1, 2 या 3 ही होता है, क्योंकि एक टाइम पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का परफेक्ट कोलिजन होना ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप में होती है। इसमें रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए जितने मॉलिक्यूल्स एक ही मूवमेंट पर कोलाइड करते हैं वही इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहलाती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बराबर होती है रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस का टोटल सम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स दिए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का, ठीक है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करूं तो वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो होती है जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल अपने आप ब्रेक या रीअरेंज हो जाता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी रिएक्शन शुरू करने के लिए एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो टूटना होता है वही काफी होता है, ठीक है। इसमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल कोलिजन के लिए जरूरत नहीं होता है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 1। एग्जाम्पल देखो जैसे कि यहाँ पे दिया है कि N2O4 गिव्स 2NO2, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ N2O4 है वो ब्रेक होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 में, ठीक है। तो यही है हमारी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही स्टेप होता है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन की, तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स एक ही समय पर आपस में कोलाइड करते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो उसमें क्या दिया है, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 2HI गैस के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है, और वो ब्रेक होकर हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन को होने के लिए हमें 2 HI मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो ये है हमारी बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन।
अब अगर हम बात करें ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की, तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो कितनी होती है? 3। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल्स एक ही मूवमेंट पर कोलाइड करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये काफी रेयर होती है, क्योंकि 3 बॉडी कोलिजन्स का एकदम सही टाइम पर होना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 2NO + O2 गिव्स 2NO2। तो टोटल यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कितने कर रहे थे? 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं। मतलब रिएक्शन एक ही बार में नहीं बल्कि कई छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोसीड होता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये कई एलिमेंट्री स्टेप्स का कॉम्बिनेशन होती हैं, और मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप्स पर ही अप्लाई होती है, पूरी एक बोल सकते हो बड़ी सी रिएक्शन पर ही अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसकी बात करें, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम एलिमेंट्री स्टेप्स में ब्रेक करते हैं, और फिर हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है स्लोएस्ट स्टेप, जो कि हमारा होता है RDS, जैसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन का इफेक्टिव मॉलिक्यूलरिटी जैसा इफेक्ट जो है वो हमें देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फर्दर देखें, तो एक हमें रिएक्शन दी गई है जो मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड करती है। सबसे पहले रिएक्शन में क्या हो रहा है कि HbRO3 + HI क्या बना रहे हैं? HbRO2 + HiO, और ये क्या है? एक स्लो स्टेप है, इसीलिए क्या है? एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है कि HbRO2 + 4i हमें क्या 4hi हमें क्या दे रहा है? HBr + 2H2O + 2i2, और ये कैसी रिएक्शन है? ये एक फास्ट रिएक्शन है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि HiO + HI गिव्स H2O + I2, ये भी एक फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स सबसे जो है वो स्लोएस्ट स्टेप में है। ठीक है, इसीलिए अगर हम बात करें, इसी वजह से जो रिएक्शन की स्पीड है ये सिर्फ उन दोनों मॉलिक्यूल्स पर ही डिपेंड करती है। तो ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्लोएस्ट स्टेप में, HbRO3 और HI, इसीलिए ये रिएक्शन क्या फॉलो करेगा? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अब एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर या प्रेशर के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, ऑर्डर कंडीशंस पर डिपेंड करता है, पर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होती है? वो फिक्स होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक होल नंबर होता है, और 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन ये नहीं हो सकता। ठीक है, और एक रिएक्शन का ऑर्डर होल नंबर, फ्रैक्शन, 0 या नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या आर या पी दिया यहाँ पे, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड क्या है? यहाँ पे सेम ही रहती है। ठीक है, ये रेट जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, रिएक्टेंट भले ही कितना भी हो उससे इस चीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमें रेट लिखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू -dr/dt एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r रेज टू द पावर 0। तो यानी रिएक्शन का रेट सिर्फ रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। कंसेंट्रेशन
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे r रेज टू द पावर 0 है, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे रेट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट सिर्फ रेट कांस्टेंट यानी k पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। कॉन्सेंट्रेशन भले ही घटे या बढ़े, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन को, तो इसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सी टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन नॉट माइनस के टी, और जब अरेंज करोगे के की टर्म्स में तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस सी टी माइनस सी नॉट बाय टी, जहाँ पे हमारा जो सी नॉट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की, और जो सी टी है ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसी भी समय टी पर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है, तो अगर हम हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल वैल्यू के हाफ तक गिर जाती है। ठीक है, तो हम हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे देते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी नॉट बाय में 2k। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी नॉट है ये क्या है, रिएक्टेंट की शुरू होने वाली जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो k क्या है, ये है रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, यानी सी नॉट पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसका मतलब सी नॉट जितना बढ़ेगा जो टी हाफ है वो भी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे टी हाफ किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो के क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, और टी क्या है यहाँ पे, हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, और यूनिट क्या होती है रेट कांस्टेंट की, वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी क्या होती है, सेम ही होती है। तो इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर मुझे कोई भी एग्जाम्पल देना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो वो हो सकता है जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है, 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। तो यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करती है प्लैटिनम के सरफेस पे, ना कि NH3 की कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो लास्ट में हम समराइज करते हैं, हमने अभी थ्योरी में क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि जो रिएक्शन की रेट है वो इस चीज का मेजर है कि कितनी फास्ट रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये रेट रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज को टाइम के साथ ऑब्जर्व करके डिटरमाइन की जा सकती है। अब रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट, जिसे हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इफेक्टिव कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी का एक मेजर होता है। अब अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू विच जो भी उसकी पावर होती है। ठीक है, तो ये पावर होती है टू विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रेज्ड, और इसी को क्या बोलते हैं हम, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी उन मॉलिक्यूल्स एटम्स की वैल्यू को रिफर करती है जो एक केमिकल रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे हम स्लोएस्ट स्टेप भी बोलते हैं, में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो रिएक्शन मैकेनिक्स की स्टडी में यूज होता है, और ये हमेशा एक होल नंबर होता है, मतलब 1, 2 या फिर 3 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 से लेके 8 तक। ठीक है, जो भी अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ड्रॉप है किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें 6 × 10⁻⁻⁷ मोल है H+ के, उसकी वॉल्यूम भी दी है 0.05 ml। अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H+ आयन आपको दिया है 6 × 10⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम ये लेगा, कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर H+ इन द ड्रॉप टू डिसअपियर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 8 × 10⁻⁸ सेकेंड, 2 × 10⁻⁸ सेकेंड, 6 × 10⁻⁶ सेकेंड और 2 × 10⁻2 सेकेंड।
ठीक है, तो आपको बताना है कि ड्रॉप के अंदर जितना H+ है वो कितने समय में खत्म हो जाएगा। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 2 × 10⁻⁻8 सेकेंड। अब इसका सोल्यूशन देखो, तो अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस की, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम हम लीटर्स में लेते हैं। तो मोल्स आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है 6 × 10⁻⁻7। वॉल्यूम भी क्वेश्चन में गिवन है 0.05, पर वो ml में दी है, हमें उसे किस में करना है? लीटर में। तो ml से लीटर में करने के लिए हम उसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो जो H+ की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 × 10⁻2 मोल। ठीक है, -2 मोलर। तो ये क्या है? H+ आयंस की कंसंट्रेशन है। अब अगर हमें रेट निकालना है तो रेट हम कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब ΔX/ΔT। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करोगे तो ये क्या आएगा? ΔT = ΔX बाय में रेट। ΔX आप क्वेश्चन में निकाल चुके हो ऑलरेडी, कितना है? 1.2 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो ΔX की कंसंट्रेशन ये है, और रेट हमें जो क्वेश्चन में है उसकी वैल्यू अगर हमें गिवन है, ठीक है, 6 × 10⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जब आप ΔT के लिए सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, तो ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी रिएक्शन के लिए जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, आपको ये रिएक्शन दी गई है, इसमें जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस है MnO4- के लिए वो कितना है? 4.56 × 10⁻6 मोल पर सेकेंड। आपको रेट ऑफ अपीयरेंस बताना है, किसका? I2 का बताना है, और आपको ये रिएक्शन दी गई है 2MnO4- + 10I- + 16H+ गिव्स 2Mn2 + 5I2 + 8H2। तो आपको यहाँ पे डिसअपियरेंस दिया गया है MnO4- का, और अपीयरेंस निकालना है I2 का। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 4.56 × 10⁻⁻4 मोल पर सेकेंड। अगला है 1.14 × 10⁻2 मोल पर सेकेंड। अगला है 1.14 × 10⁻3 मोल पर सेकेंड, और उससे अगला है 5.7 × 10⁻3 मोल पर सेकेंड। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप इसको सॉल्व करोगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? अगर हमारे पास ये रिएक्शन है, इसका रेट कैसे लिखते हैं? मैंने बताया था कैसे लिखोगे। रिएक्टेंट्स के लिए हमेशा माइनस साइन लगाओगे, तो -12 dMnO4- dt = 1/5 dI2/dt। ठीक है, जहाँ पे 2 इसका क्या देखो साइक्रोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो ये 1/2 हुआ, और यहाँ पे I2 कितना है? 5 है, तो 1/5। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है, हमें I2 का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्दर, तो अगर मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस की वैल्यू जो है वो पुट करूंगी क्वेश्चन में, तो जो dMnO4- dt है उसकी वैल्यू कितनी है? 4.56 × 10⁻3। अब कितना सिंपल है, यहाँ पे बस ये वैल्यू पुट करो तो तुम्हें I2 के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 कितना होगा? 5/2 इंटू इसका जो रेट है डिसअपियरेंस का। सिंपल है ना, बस इन दोनों क्वेश्चंस को इक्वेट करना है और आपको इसकी वैल्यू मिल गई है। तो I2 कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो 5/2 इंटू ये वैल्यू 4.56 इंटू 10⁻3। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.14 इंटू 10⁻2 मोल पर सेकेंड। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको रेट लॉ दिया गया है कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी रिएक्शन का। रिएक्शन देखो क्या है, RCl + NaOH गिव्स ROH + NaCl। इसका रेट लॉ क्या दिया है? R = K, तो रेट कांस्टेंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ RCl। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी, ऑप्शंस देखो। सबसे पहले क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगा अगर आप डबल करते हो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। दूसरा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा अगर आप रिड्यूस कर देते हो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू 1/2।
तीसरा है कि डिक्रीज हो जाएगा रेट जब आप टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन का बढ़ा दोगे। और तीसरा क्या है कि अनअफेक्टेड रहेगा जब आप टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दोगे रिएक्शन का। तो बताओ इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कि यह हाफ हो जाएगा जब आप रिड्यूस करोगे कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड टू 1/2। क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ RCl की कंसंट्रेशन पर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रेट देखोगे, रेट कैसे दिया है, रेट इज इक्वल टू K, जो हमारा रेट कांस्टेंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ RCl, जो कि हमारी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो अगर RCl की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो हमारा रेट भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइनली देख सकते हो कि अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे RCl की हाफ में, तो जो रेट है वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर RCl/2 होगा तो रेट भी कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है ये डिपेंड कर रहा है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिट क्या है सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, मोल, डेसीमीटर, क्यूब इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। बी दिया है सेकेंड इनवर्स, थर्ड दिया है डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और डी दिया है नन ऑफ दीज। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो अगर मैं बात करूं सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो इसकी कैसे लिखते हो आप सेकेंड ऑर्डर के लिए, रेट का फॉर्मूला क्या है, dx/dt इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मुझे K के लिए सॉल्व करना है तो K क्या हो जाएगा यहाँ पे, dx/dt इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें dx की टर्म में, तो dx यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और dt यहाँ पे क्या है, टाइम है। सो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब आप इसे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन से ये जो है ये यहाँ पे कट जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पुट करोगे तो डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है, 2NO plus O2 gives 2NO plus O2 gives 2NO2। अब अगर मैं वॉल्यूम को सडनली हाफ कर देती हूं, ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करके, तो अगर रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है O2 के रिस्पेक्ट में और सेकंड ऑर्डर का है NO की रिस्पेक्ट में, तो रिएक्शन की रेट होगी वो क्या होगी, डिमिनिश हो जाएगी टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, डिमिनिश हो जाएगी 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, या फिर इंक्रीज हो जाएगी 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, या इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स अपनी इनिशियल वैल्यू के। तो आपको ये बताना है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि ये इंक्रीज हो जाएगी 8 टाइम्स अपनी इनिशियल वैल्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन दी गई है। ठीक है, तो अगर मुझे रेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, dx/dt इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, क्योंकि यहाँ पे NO कितना दिया है, 2 दिया है। पावर्स लगाना मत भूलना क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे दी गई है NO2 की, तो हम अगर देखें तो हम इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो मैंने बस वही पुट करा यहाँ पे, K एज इट इज रहेगा, NO की कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स मतलब NO के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय V, और ये होल स्क्वायर था तो मतलब इसकी मोल्स का भी स्क्वायर और वॉल्यूम का स्क्वायर, इनटू O2 के लिए कंसंट्रेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है, dx/dt की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमने क्या करा, वॉल्यूम को सडनली हाफ कर दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले तो मैंने क्या करा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, तो dx/dt इज इक्वल टू K y V3, क्योंकि V2 इंटू V क्या हो जाएगा, V क्यूब हो जाएगा, इंटू मोल्स ऑफ NO का स्क्वायर इंटू मोल्स ऑफ O2। अब देखो अब क्या बोला गया है कि मैंने कंसंट्रेशन को क्या, वॉल्यूम को क्या कर दिया, मैंने एकदम से हाफ कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये V का हाफ कर दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, v/2 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। इसको मैंने मान लिया dx/dt डैश, जब मैं वॉल्यूम को हाफ कर रही हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 8 टाइम्स इंटू dx/dt। देखो ये है dx/dt की वैल्यू, ये क्या मैं निकाल रही हूँ, dx-/dt। तो जब मैं इसको हाफ करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स इंटू ये वैल्यू, और ये वैल्यू किसके बराबर है, dx/dt के। तो देखो क्या हो गया, ये 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया अपनी इनिशियल वैल्यू के। ठीक है, तो आपको बस यही था वो सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी है 2a प्लस बी गिव c प्लस डी, और आपको कुछ डाटा दे रखा है, और ये सभी किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 298 केल्विन पे। तो आपको रेट लॉ बताना है c की फॉर्मेशन के लिए। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, b और c आपको जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, b और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको रेट लॉ बताना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी, और ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, dc/dt इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। ये दिया है dc/dt इंटू इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a का स्क्वायर इंटू b, और यहाँ पे b का स्क्वायर है, और यहाँ पे सिर्फ a की कंसंट्रेशन है। तो बताओ यहाँ पे रेट लॉ c की फॉर्मेशन के लिए क्या होगा। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम तो इसका सही आंसर डी आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। तो रेट हम कैसे देंगे, रेट इज इक्वल टू dc/dt इंटू रेट कांस्टेंट k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू इट्स पावर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b रेज टू इट्स पावर y। ठीक है, रेट हम ऐसे ही देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या करा, ये हमें जो है, ये डाटा जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। अब देखो फर्दर हमने क्या करा, अब अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल किसे फर्स्ट वाले को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए जो रेट है दैट इज इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ सी, वो क्या दिया है, 1.2 इंटू 10⁻⁻² इंटू इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो इज इक्वल टू ए 0.1 इसकी पावर भी x है इंटू 0.1 इसकी पावर क्या है, y है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही हम सेकेंड और थर्ड के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेट क्या है, 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a 0.1 रेज टू इट्स पावर x एंड 0.2 रेज टू इट्स पावर y। वैसे ही मैं थर्ड इक्वेशन भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 2.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k, कंसंट्रेशन ऑफ a 0.2 रेज टू इट्स पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ b 0.1 रेज टू इट्स पावर y। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले मैं किसको कंपेयर करूं, मैं 1 और 2 को कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो k की तो इनिशियल कंसंट्रेशन a के लिए तो बराबर है। ठीक है, तो इसे निग्लेक्ट करो, a के लिए इसमें भी 0.1 है, इसमें भी 0.1 है। अब देखो, अब अगर मैं a इस वाली को फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रही हूँ, तो अगर हम देखें तो जो रेट है हमारी रिएक्शन का वो कांस्टेंट है। जब हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ b है वो कितने टाइम्स बढ़ रही है, 2 टाइम्स बढ़ रही है ना। तो जब ये 0.1 से 0.2 जा रही है, मतलब ये 0.1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.2। मतलब जब हमारी जो बी है, जब हमारी बी की जो कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स बढ़ रही है, तो हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो कांस्टेंट है। तो बताओ बी के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, जीरो ऑर्डर फॉलो होगा ना, क्योंकि जीरो ऑर्डर ही तो होता है। जो रेट, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहाँ पे वही चीज तो हो रही है, बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है पर रेट अभी भी सेम है। तो बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें, इन दोनों को कंपेयर करें फर्दर, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 1.2 से कितना हो रहा है, 2.4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रेट है वो भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर हमारी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, वो भी डबल हो रही है। तो अगर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ए है वो 0.1 से 0.2 चेंज हो रही है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को देख रहे हैं, है ना। तो ये 1.2 से कितना हो रहा है, 2.4। तो अगर हमारी ए की कंसंट्रेशन है वो भी 2 टाइम्स हो रही है, तो हमारा जो रेट है वो भी कितना हो रहा है, 2 टाइम्स ही हो रहा है। तो कितनी, इसके लिए कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो कर रहा है ये, इसका मतलब ये है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू के,
a रेज टू द पावर 1 क्योंकि a क्या फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और b रेज टू द पावर 0 क्योंकि b क्या फॉलो कर रहा है यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको एक रिएक्शन दी है, ठीक है, कि G प्लस एच गिव्स प्रोडक्ट, उसके कोफिशिएंट्स रखे A और B। तो जब आप कंसंट्रेशन ऑफ दोनों रिएक्टेंट्स मतलब G और H को डबल करते हो तो रेट 8 गुना बढ़ जाता है। बट जब आप सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ G को डबल करते हो और आप कंसंट्रेशन H को फिक्स रखते हो तो जो रेट है तो डबल हो जाता है। तो आपको बताना है रिएक्शन का ओवरऑल जो रेट है वो क्या होगा, 0, 1, 2 या फिर 3। तो यहाँ पे देखो, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा वो देखते हैं। तो ये रिएक्शन हमें क्वेश्चन में क्या थी, गिवन थी। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ G रेज टू इट्स पावर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ H रेज टू इट्स पावर बीटा, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ G रेज टू इट्स पावर अल्फा। ये इस इक्वेशन का रेट है रिएक्शन का, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहली कंडीशन हमें क्या दी है कि जो अगर आप इन दोनों के कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो जो रेट है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कैसे लिखोगे आप, 8R, क्योंकि रेट 8 गुना हो गया और इन दोनों की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो 2G रेज टू इट्स पावर अल्फा एंड 2H रेज टू इट्स पावर बीटा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ G को डबल करा गया है लेकिन H की कंसंट्रेशन फिक्स रखी है, तो जो हमारा रेट है वो 2 गुना हो गया है। तो यहाँ पे देखो वही करा है, रेट 2R हो गया और यहाँ पे कंसंट्रेशन ये K रेट कांस्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन डबल करिए, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, अब अगर देखो, अगर मैं इक्वेशंस 2 और 3 को इक्वेट करूं तो देखो इसको डिवाइड कर देते हैं, 8R डिवाइडेड बाय 2R इज इक्वल टू K, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना फाइनली कितना आएगी, बीटा की वैल्यू इसमें से 2 आएगी। ठीक है, और जब आप इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करोगे, ठीक है, तब जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। जब आप इसको सॉल्व करना, ट्राई करना घर पे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब मैं इक्वेट करूंगी इक्वेशन 2 और 3 तो बीटा की वैल्यू 2 आएगी, और जब मैं सॉल्व करूंगी इक्वेशन 1 और 3 तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो बताओ ऑर्डर कितना होगा, 1 प्लस 2, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 जो 3 के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 518 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन है सैंपल ऑफ गैसेस का एसिटाल्डिहाइड, वो इनिशियली किस प्रेशर पे है, 363 टॉर पे। ठीक है, तो कितना रेट ऑफ डीकम्पोजिशन था उसका, 1 टॉर पर सेकेंड था जब वो 5% रिएक्ट कर रहा था, और जब वो 0.33% रिएक्ट कर रहा था तो उसका जो डीकम्पोजिशन था वो कितना था, 0.5 टॉर पर सेकेंड। तो आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका सही आंसर कितना आएगा, 2। अब देखो रिएक्शन, तो रिएक्शन हमें यहाँ पे दी गई है कि यहाँ पे डीकम्पोजिशन दिया है कि डीकम्पोजिशन के बाद जो एसिटाल्डिहाइड है वो मिथेन और CO में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो हमें दी गई है। अब हमें अगर ऑर्डर लिखना है रिएक्शन का इन रिस्पेक्ट ऑफ CH3CHO, तो हम रिएक्शन के ऑर्डर को सपोज स्मॉल m कंसिडर कर लेते हैं। पहली कंडीशन देखो कि आपको रेट क्या दिया है, R1 कितना दिया है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन कितना दिया है, 1 टॉर पर सेकेंड। कब, जब जो CH3HO था, जो एसिटाल्डिहाइड था, वो 5% रिएक्ट कर गया था। तो अगर वो 5% रिएक्ट कर रहा होगा तो अनरिएक्टेड कितना बचा होगा, 100 माइनस 5, 95%, मतलब 95% अनरिएक्टेड बचा है। और अगर सिमिलरली अगर जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन है दूसरे केस में वो आपको कितना दिया है, 0.5 टॉर पर सेकेंड। कब, जब CH3HO 33% रिएक्ट कर गया था। तो अगर वो 33% रिएक्ट कर गया तो अनरिएक्टेड कितना बचा, 67% बचा, है ना। तो यहां से मैं कैसे निकाल सकती हूँ, अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा हमारा कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A माइनस एक्स रेज टू इट्स पावर M, जहाँ पे M हम क्या लेते हैं, रिएक्शन का ऑर्डर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A माइनस एक्स क्या है, ये वो अमाउंट है जो अनरिएक्टेड बचा है।
तो रिएक्टेंस की जो बची हुई जो कंसंट्रेशन है वो A माइनस एक्स है, यानी कि जितना अमाउंट जो है वो रिएक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब फर्दर देखो, हम बस इस फॉर्मूले में ना वैल्यूज पुट करते हैं और हमारा आंसर हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें R1 बाय R2 लेते हैं, तो दो कंडीशंस हमें दी है, तो A माइनस x1 रेज टू इट्स पावर m एंड A माइनस x2 रेज टू इट्स पावर m। ठीक है, तो आपको उसको कैसे लिख सकते हो, R1 बाय R2 दोनों की पावर m है, तो A माइनस x1 बाय A माइनस x2 रेज टू इट्स पावर n। अब सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 0.5 है। फर्स्ट केस में कितना रिएक्टेड बचा था, 95%, तो 0.95। सेकंड केस में कितना रिएक्टेड बचा था, 67%, क्योंकि 33% तो रिएक्ट ही हो गया ना, तो 67 बचा। तो ये कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.5, 2 इज इक्वल टू 1.4 1 रेज़ टू इट्स पावर m। तो जब हम यहाँ से m कैलकुलेट करोगे तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो रिएक्शन का ऑर्डर है यहाँ पे वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप जो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आज हमने कवर करे वो आप सभी को क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।